दिस इज अंशु एंड आई वेलकम यू ऑल टू रिवीजन क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे हम यूपी बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम को कम समय में अच्छे नंबर के साथ पास कर लें। हम सभी को पता है कि यूपी बोर्ड की डेट शीट आ गई है और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के लिए उनके लिए 22 फरवरी का डेट डिसाइड किया गया है एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हम कल से देखें तो आपके पास टोटल 60 डेज़ बचे हैं। इट मीन्स कि आपके पास 2 महीने का समय है जिसमें आप अपनी इस तैयारी को बूस्टअप कर सकते हो या और अच्छे तरीके से तैयारी अपनी कर सकते हो। अगर हम देखें कि अगर हमें टारगेट 95% प्लस लाना है अपने एग्जामिनेशन में तो हमारी क्या स्ट्रेटजी हो, किस तरीके से हम तैयारी करें, उसी के लिए थोड़ा सा गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम डेट को देख रहे हैं तो हमारे पास 22 फरवरी का डेट है जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम है, मगर हम 22 फरवरी ना लेके 12 फरवरी मान के चल रहे हैं क्योंकि 10 दिन का जो टाइम है वो रिवीजन में ही चला जाता है। तो 12 दिसंबर से 12 फरवरी टोटल 2 महीने की ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता रही हूँ। इसको आप अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल इसमें सेट करना चाहते हो उस हिसाब से आप तैयारी करना है। इसमें मैं सिर्फ आपको एक एज ए मेंटर, एज ए गाइड आपको सिर्फ यहाँ पे गाइडेंस दे रही हूँ। तो टोटल 60 डेज़ को मैंने डिवाइड कर दिया है 5 सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि 12th में हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन 5 सब्जेक्ट को अगर हम 60 दिन में तैयार करने के हिसाब से देखें तो हमें लगता है कि एक सब्जेक्ट को हम 12 दिन में तैयार कर सकते हैं। पर सब्जेक्ट हमको 12 डेज़ मिल रहे हैं। तो इस 12 डेज़ को हम कैसे डिवाइड करेंगे कि इसमें हम 5-5 दिन के लिए बनाएंगे कि 5 दिन में हम आधे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, फिर छठे दिन हम इसका रिवीजन करेंगे, फिर 7वें दिन से लेके 10वें दिन तक जितना बचा है उसको हम पढ़ाई करेंगे, फिर 12वें दिन हमने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। कहने का मतलब है 12 दिन में आपको 10 दिन का टारगेट रखना है पढ़ने के लिए, 2 दिन का जो टारगेट है वो रिवीजन के लिए होगा। 5-5 दिन का बांट लीजिए आप। अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी के टोटल सिलेबस को आप 2 भागों में बांटिए, 5 दिन में आधा, 5 दिन में आधा। बीच के जो 2 दिन बचे उसको हम रिवीजन के लिए रखेंगे, जिससे कि जितना हमने पीछे पढ़ा है वो रिवाइज भी होता रहे। इस तरीके से आप 12-12 दिन में एक सब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे मैंने 5 सब्जेक्ट को लिखा है। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगी कि हिंदी में मेरे अकॉर्डिंग क्या आप अच्छे से तैयार कर सकते हो जिससे कि वो ज़्यादा नंबर आप स्कोर करो। हम सभी को पता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लिटरेचर के सब्जेक्ट हैं, तो ये जो 2 सब्जेक्ट हैं इनके लिए कॉमन स्ट्रेटजी बनेगी और ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं इनके लिए हमारी एक स्ट्रेटजी बनेगी। हिंदी और इंग्लिश में एक तो हमारे अनसीन पैसेज आते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में भी गद्य आता है और कुछ पद्य आता है जिसमें से देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो ये तो आप अगर नहीं भी पढ़े रहोगे ज़्यादा तभी भी गद्य को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हो। तो आपने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पैसेज वाले क्वेश्चन आपको आसानी से करके आना है, वो छोड़ना ही नहीं है। पैसेज हो गया। दूसरा क्या आप तैयार कर सकते हो, लेटर राइटिंग, पत्र लेखन जो आता है हिंदी में और इंग्लिश में भी, उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लो अभी कि पत्र लेखन में हमें कैसे पत्र लिखने हैं, किसी अथॉरिटी को एप्लीकेशन लिखना है या किसी रिलेटिव या अपने पेरेंट्स को अपनी सफलता जो हमने अर्जित किया है उसको बताने के लिए उनको पत्र लिखना है। जनरली यही पूछा जाता है, या तो कभी एप्लीकेशन में पूछ दिया जाएगा, बहुत ही अगर आप लकी हो तो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखने को आ जाएगा छुट्टी के लिए। अगर थोड़ा सा लक कमज़ोर है आपका तो आ जाएगा कि जिलाधिकारी या को पत्र लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए, अपने ज़िले में हो रही किसी भी समस्या को दे देंगे वो। कुल मिला के ये ईजी है, आसानी से कर लोगे आप। पत्र लेखन हो गया, अनसीन पैसेज हो गया। एक पोयम इंग्लिश में आता है उसका सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। तो सेंट्रल आइडिया क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। जो पोयम हमने पढ़ा है वो पोयम हमसे कहना क्या चाहता है वही हमें अपने शब्दों में लिखना होता है, वही सेंट्रल आइडिया है। सीधा साधा यही समझो, सेंट्रल आइडिया इज़ नथिंग। जो पोयम का थीम है उसी को आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। पोयम अगर दिया हुआ है तो देख के थोड़ा सा हेर फेर करके लिख दोगे, सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। ध्यान में बस आपको ये रखना है कि क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आनी है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नंबरिंग आपको सही से करनी है, कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, हर क्वेश्चन की नंबरिंग सही से करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट आता है, निबंध राइटिंग। हिंदी में भी आता है निबंध लिखने को, इंग्लिश में आता है एस्से राइटिंग। ये दोनों भी आपको तैयार करना है। कैसे तैयार करोगे, अब निबंध तो किसी भी टॉपिक पे पूछा जा सकता है,
तो दौड़ दौड़ के टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद कर लेना है कि निबंध लिखते कैसे हैं। इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जो भी टॉपिक दिया है आपको, मान लो माई बेस्ट फ्रेंड पे दे दिया है या कुछ भी, तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बारे में थोड़ा सा। मेन बॉडी जो होता है उसमें जो भी आपको लग रहा है बढ़ा चढ़ा के मेन बॉडी में लिखिए, कंक्लूड कर दो लास्ट में कंक्लूजन करके, वो आपका निबंध हो गया। सेम चीज़ इंग्लिश में भी करोगे, एस्से में भी, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। 3 पार्ट में हमने एस्से कर लिया। एस्से हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, सेंट्रल आइडिया या पोयम हो गया। हिंदी में आता है व्याकरण। व्याकरण में क्या क्या हम पढ़ते हैं? रस, छंद, अलंकार। तो रस, छंद, अलंकार की परिभाषा आपको आनी चाहिए। दोहा क्या होता है, सोरठा क्या होता है, तो व्याकरण को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आते हैं इससे। क्वेश्चन और क्या आएगा इसमें? उदाहरण कोई दे देगा, किसी मान लो यमक अलंकार का कोई उदाहरण लिख दिया है, श्लेषा अलंकार का कोई उदाहरण लिख दिया है, और पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का भी उदाहरण दे सकता है, सीधे आपसे अलंकार पूछ लेगा। या क्वेश्चन आ जाएगा कि यमक अलंकार को परिभाषित करिए या यमक अलंकार को उदाहरण सहित परिभाषित करिए। तो फोकस आपका ये होना चाहिए उदाहरण हमें सही याद हो। अगर आपने उदाहरण सही याद किया है और परिभाषा में थोड़ा सा आप भूल भी रहे हो, उदाहरण सही लिख दिया है, तभी भी आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे से, क्योंकि उदाहरण सही लिखा है तो कुछ तो परिभाषा याद किए हो, तभी उदाहरण सही याद है। तो उदाहरण सबके याद रखिएगा। इंग्लिश में भी सेम चीज़ें हैं। क्या करना है आपको इंग्लिश में? जो ग्रामर है, ग्रामर को तैयार करना है। ग्रामर में क्या पढ़ सकते हो आप? एक्टिव पैसिव आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव पैसिव। नरेशन आते हैं जिसमें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको याद रखने हैं, कैसे आप डायरेक्ट अगर दिया है तो उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलोगे। हिंदी का एक पैसेज दे देगा, उसको बोलेगा इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, या ट्रांसलेट किया करने को बोल देगा इंग्लिश से हिंदी में। तो आपको शब्दों के अर्थ आने चाहिए, वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए, जिससे कि आप कन्वर्ट कर सकिए। इतना अगर आपने कर लिया तो आपके अच्छे खासे नंबर हिंदी और इंग्लिश में आ जाएंगे। इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं। बाकी अगर आपने क्लास 1 साल तक अटेंड किया है तो प्रोज पोएट्री जो भी पढ़ाया जाता है उसके आपको याद होंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो याद होंगे। स्टिल अगर आपने क्लास नहीं किया है और नहीं याद है तो उसके लिए आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अनसॉल्व देखिए। अनसॉल्व के क्वेश्चंस आप देखिए कि जो लिटरेचर में लॉन्ग आंसर या फिर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से पूछे गए हैं, उसको अनसॉल्व से कर लो। गद्य पद्य के लिए बिल्कुल परेशान नहीं रहो। एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, इसके लिए भी परेशान नहीं रहना है। 2-3 एप्लीकेशन देख लोगे अपने आप याद हो जाएगा। बाकी चीज़ें जो हैं हिंदी में जीवन परिचय, जीवन परिचय के लिए भी आप फॉलो करोगे अनसॉल्व को। पिछले 5 सालों में किनका किनका जीवन परिचय पूछा गया है, सिर्फ उसी को पढ़ लो, आराम से आपका हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है। अनसॉल्व के साथ अगर आपने कोई सीरीज़ खरीद ली है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, आपको लास्ट मोमेंट पे हेल्प करेगा। अब बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जिनमें बच्चों को डर लगता है। साइंस के सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, जितने भी फॉर्मूले अभी तक आपको पढ़ाए गए हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, उन सभी फॉर्मूलों को कल ही A4 शीट उठाइए, उस पर लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज फॉर्मूलों को लिखिए। हर चैप्टर में कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको आप A4 शीट पे लिखिए, डेली उसको रिवाइज करिए। कैसे रिवाइज करोगे? जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपका लो उसको। जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो एक बार आपकी नज़र जाएगी उस फॉर्मूले पे, वहाँ पे रिवाइज कर लीजिए। स्टिकी नोट्स आते हैं, उस पर भी लिख के आप याद कर सकते हो। नाश्ते के टेबल पे बैठे हो, खाना खाने बैठे हो, वहाँ भी आप देख सकते हो फॉर्मूले को, क्योंकि वो A4 शीट पे ही है। अपने जेब के पॉकेट में रखे रहिए, कहीं भी रखे रहिए। जैसे आपको भूल रहा है कि हमने ये वाला फॉर्मूला याद किया था, क्या है, तुरंत खोलिए उसको देखिए। तो सारे के सारे हमने फॉर्मूला याद कर लिया। कहाँ से? हर चैप्टर का A4 शीट पे लिख के। इसके बाद जितने भी डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशंस का मतलब कि प्रूफ करना जो आता है कि कोई अगर फॉर्मूला निकला है तो कैसे वो फॉर्मूला बना है, तो डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉपी पेन उठा के बैठ जाया करिए, जब भी फिजिक्स पढ़िए बिना कॉपी पेन का नहीं, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करिए। इसके बाद सिर्फ एक चीज़ फॉलो करना है आपको, वो है अनसॉल्व्ड। अनसॉल्व्ड में पिछले 8 सालों में जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछा है और बायोलॉजी से भी, इंक्लूडिंग बायोलॉजी बात कर रही हूँ मैं, इन तीनों के सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है अनसॉल्व से उठा के। किसी इफ बट के बारे में मत सोचिए, कौन आपको क्या इंपॉर्टेंट गेस करा रहा है उसको भी मत सोचिए। बिना किसी से पूछे सीधे अनसॉल्व उठाओ
और उसके जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं पिछले 8 सालों में कर डालो। आपको किसी से भी ये जानने की ज़रूरत नहीं होगी कि क्या पढूं बोर्ड के लिए। अपने आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे कि बोर्ड में जाके 95+ % लेकर आओगे आप, इतना मुझे पता है। नाउ बायो की बात करें तो बायो में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जैसे कि डायग्राम्स की प्रैक्टिस हमें करनी होती है। जिस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री में फॉर्मूले हैं, रिएक्शंस हैं, वैसे ही बायोलॉजी में डायग्राम होता है। डायग्राम की प्रैक्टिस कल से मैं भी अपना क्रैश कोर्स लेकर आ रही हूँ बायो का, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको मैं शॉर्ट सीरीज़ में रिवाइज कराऊंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। या फिर आप बायोलॉजी के अनसॉल्व क्वेश्चन उठाइए, जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, MCQs वहीं से कर लीजिए। आपको किसी भी सीरीज़ को भी या फिर किसी के भी आपको जाके किसी के सामने ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर या फिर मैम मुझे टिक करा दीजिए कि बोर्ड में क्या पढ़ के जाऊँ, क्या इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके जीवन में, वो क्या है? अनसॉल्व। 2 महीने के लिए एकदम सबसे कट जाओ, सिर्फ अनसॉल्व को फोकस करो। आपका जो ये एग्ज़ाम है आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो इसी के साथ मैं इस अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।